बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन का इस्तेमाल। आई मीन यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन, व्हाई द इंटीग्रेशन technique was developed, what was the main reason behind it. So the actual reason behind the development or the introduction of integration was the area problem. Actually, initially the formulas for the areas of polygons such as squares, rectangles, triangles and trapezoids were well known in many civilizations. यानी कि जो शुरू में हमारे पास जो सिविलाइजेशंस थी उनको उनके लिए बहुत आसान था, या उनके पास क्या कहते हैं वेल नोन तरीक़े थे कि पॉलीगॉन के एरियाज़ को वो कैलकुलेट कर सकते थे या फाइंड कर सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स वगैरह या ट्रायंगल वगैरह, तो इनका एरिया कैलकुलेट करना उन्हें आता था। या इसके अलावा भी जो डिफरेंट पॉलीगॉन्स हो सकते हैं लाइक हेक्सागोन, ऑक्टागोन वगैरह। ठीक है, तो उनका जो एरिया था वो उस ज़माने के लोग जो थे या वो सिविलाइजेशंस जो थी, जो ओल्ड सिविलाइजेशंस थी, वो कैलकुलेट कर सकती थी। लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम अराइज हुआ वो कब हुआ? वो उस वक्त हुआ जब किसी कर्व की, ठीक है, यानी कि कोई ऐसा रीजन जो कि किसी कर्व से बाउंडेड था, जिसकी बाउंड्रीज जो थी वो कर्व्ड फॉर्म में हुआ करती थी, तो उनका एरिया मालूम करना एक प्रॉब्लमेटिक काम था उस वक्त। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी सबसे जो कॉमन मिसाल है वो एक सर्कल है। ठीक है, तो अगर सर्कल का एरिया मालूम करना हो तो वो उस ज़माने में काफ़ी मुश्किल था। So for this reason, progress on the area problem remained at a rudimentary level until the later part of the 17th century, when Sir Isaac Newton and Gottfried Leibniz discovered a fundamental relationship between areas and derivatives. तो ये जो मसला था कि कर्व्ड बाउंड्रीज वाली जो शेप्स हुआ करती थी उनका एरिया कैलकुलेट करना काफ़ी अरसे तक एक इशू रहा, और कब तक? ये 17th सेंचुरी तक ये इशू रहा, जब आइजैक न्यूटन और गॉटफ्रीड लेबनिज ने जो है फंडामेंटल रिलेशनशिप फाइंड करी एरियाज और डेरिवेटिव्स की या फिर एंटी डेरिवेटिव्स की। ठीक है, अच्छा जी, दे शोड दैट if f is a non-negative continuous function on the interval a comma b, उन्होंने ये बात प्रूव करके दिखाई कि अगर f जो है वो कोई फंक्शन हो, नॉन नेगेटिव कंटिन्यूस फंक्शन, और उसका जो इंटरवल हो उस फंक्शन का वो a से लेके b तक का हो, और अगर उसका एरिया जो कि वो फंक्शन बाउंड कर रहा हो वो a x से डिनोट किया जाए। ठीक है, और ये एरिया बेसिकली उस कर्व का जो ग्राफ होगा उसके अंदर में आता हो। ठीक है, ओवर द इंटरवल a कॉमा b या फिर a कॉमा x, यानी कि a से स्टार्ट होगा और x कोई भी वैल्यू हो सकती है, where x is any point in the interval a कॉमा b। तो यहाँ पे आप ग्राफ भी एक देख रहे हैं। ठीक है, और इस ग्राफ में जो है अगर आप गौर करें तो हमारे पास एक कर्व है, यानी कि वो कर्व किसका होगा? एक फंक्शन का होगा। ठीक है, आप ये फंक्शन आप देख रहे हैं, दिस इज द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, और इस फंक्शन के अंडर में यानी कि यहाँ से लेके इस एक्स एक्सिस तक जो है अगर आप इसको बाउंड कर दें बाय वर्टिकल लाइंस, जो कि स्टार्ट कहाँ से हो? ए से स्टार्ट हो और एक्स तक मूव हो, तो इसमें जो एरिया बनेगा वो उसका नाम क्या दिया गया है? ए ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि यू आर कैलकुलेटिंग दिस एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, और ये जो एफ एक्स है बेसिकली
it is dependent upon the value of x. So as the value of x changes, the height changes, right? So all these heights for all the values of x from a to b, when summed up, they will form the area of this region. ठीक है, अगर ये तमाम वर्टिकल लाइंस जो कि इनफाइनाइट नंबर की होंगी बिटवीन ए टू एक्स, अगर हम इन तमाम को अगर हम आपस में सम अप कर दें विद देयर हाइट, तो ये तमाम मिलके क्या बनाएंगी, ये तमाम मिलके बनाएंगी एरिया ऑफ दिस रीजन। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू ऑफ या फिर जो नंबर ऑफ लाइंस होगा, ये वर्टिकल लाइंस यानी कि y की वैल्यू, ठीक है, ये कितनी होंगी, ये x होंगी। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि x माइनस ए इसकी लेंथ हो जाएगी। तो ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय दीज वर्टिकल लाइंस। ठीक है, हर इंडिविजुअल वर्टिकल लाइन को आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, या आप ये भी कह सकते हैं कि इन वर्टिकल लाइंस की जो लेंथ है आप वो टोटल कॉपी कर दो, आई मीन ऐड अप कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट द एरिया ऑफ दिस रीजन। ठीक है, तो यही काम जो है बेसिकली इंटीग्रेशन करता है कि वो एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करता है। ठीक है, उसके लिए हमें एटलीस्ट एक फंक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, और फिर उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं, यानी कि वो बाउंड्रीज मिलकर क्या बना रही हूँ, एक क्लोज्ड सरफेस बना रही हूँ। तो अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे जो है इसकी टॉप सरफेस फॉर्म हो रही है, इट इज़ बीइंग फॉर्म्ड बाय दिस फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो x इज इक्वल्स टू a एंड x इज इक्वल्स टू x, एक लाइन हो गई। ठीक है, लेफ्ट बाउंड और राइट बाउंड। इसी तरह जो बॉटम बाउंड है वो x माइनस a इसकी लेंथ है। ठीक है, या फिर x इज इक्वल्स टू ज़ीरो भी आप कह सकते हैं, सॉरी y इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगी इसकी। ये जो है ये वाली लाइन, इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल्स टू ज़ीरो, बिकॉज इस होल लाइन के ऊपर y की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, और इधर जो है x इज इक्वल्स टू a है, और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू x है। ठीक है, तो ये जो हमने जो है इसकी बाउंड्री जो है यानी कि जो लाइंस हैं, हमने उसकी इक्वेशन भी मालूम कर ली या उनकी वैल्यूज़ भी मालूम कर ली, बात एक ही है। ओके, सो this is actually the main formula or the main concept behind this whole integration thing. तो ये जो आई मीन फार्मूला है या फिर एक्सप्रेशन है, क्या कहती है कि एरिया जो है, ठीक है, उसका डेरिवेटिव अगर आप ले लो, ए डैश एक्स किसके बराबर होगा, फंक्शन ऑफ एक्स के बराबर होगा। हम आमतौर पे करते क्या है, हम एफ ऑफ एक्स को जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एरिया मिलता है। ठीक है, वी गेट एरिया। और जब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें एरिया को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल से डिफरेंशियल कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि डी ऑफ ए बराबर किसके होगा, एफ एक्स के बराबर होगा। चलिए मैं इसको थोड़ा साफ तौर पे कर देता हूँ कि हम जो हैं जब आई मीन लेट सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो जब हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एरिया मिल जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है ये एरिया जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा होगा। तो ये हमने इंटीग्रेट किया इस फंक्शन को। ओके, अच्छा, तो अब क्या होगा अगर हम इसका रिवर्स कर दें, यानी कि अगर हम उसको डिफरेंशिएट कर दें। ठीक है, डी ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, तो हमें यहाँ पे भी इसको डिफरेंशिएट करना होगा, ए एक्स, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ऑफ इंटीग्रल एफ एक्स इज इक्वल टू ए डैश एक्स। डिफरेंशियल को आप हटा दें
तो डिफरेंशियल से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा a डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। यानी कि जब हमने एरिया को डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिला, अपना मेन फंक्शन मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि एरिया को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें क्या मिल जाएगा, अपना कर्व मिल जाएगा जिसके अंडर में हमने एरिया कैलकुलेट किया हुआ है, जिसका एरिया हमें गिवन है। ओके, अच्छा जी। एग्जाम्पल नंबर 3 है आपकी बुक की। फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या करना है, हमें एरिया कैलकुलेट करना है इस एलिप्स का, ठीक है। ये एलिप्स इतना एरिया ऑक्युपाई कर रहा है, वी हैव टू कैलकुलेट दैट एरिया। ओके, तो ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y, ठीक है। और साथ में हमें दो कांस्टेंट वैल्यूज़ भी गिवन हैं जो कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की फॉर्म में, और फिर ये इज इक्वल टू 1 है। सो ये तीन हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हो गई। अच्छा जी, अब आपको पता है कि जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन तो डेफिनेटली हमें कोई इक्वेशन चाहिए होगी, हमें कोई फंक्शन चाहिए होगा, और वो यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम ये जो हमें फार्मूला गिवन है एलिप्स का, इसमें से इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एक पर्टिकुलर या एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में, ठीक है। तो और डेफिनेटली उसकी जो शक्ल होगी या उसकी जो अपीयरेंस होगी वो क्या होगी, y इज इक्वल टू समथिंग होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस एक्सप्रेशन को जो कि हमें एलिप्स की गिवन है, और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इस वाली फॉर्म में, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी ओवर ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, ठीक है, एलिप्स की, जो कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन अगर आप देखें राइट साइड पे तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x, तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। और एफ एक्स किसके बराबर है, प्लस माइनस बी ओवर ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें इसमें जो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी अपॉन ए है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको ऐसा लिख लें कि ये बराबर किसके है, b अपॉन ए, आई डोंट नो व्हाई इज इट हैपनिंग, इज इक्वल टू b ओवर ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक तो पहला ये हो जाएगा, ये प्लस के साथ होगा, और दूसरा क्या होगा, माइनस के साथ, माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो बनेंगे। इसमें अगर आप गौर करें तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो सेम है, सिर्फ साइन का फ़र्क होगा। तो अगर आप इसकी फिगर पे देखें, ठीक है, दिस इज़ द फिगर ऑफ द एलिप्स या ग्राफ है एलिप्स का, तो इसमें हमारे पास एक पॉजिटिव एंड है और एक क्या है, नेगेटिव एंड है, ठीक है। तो जो इसमें प्लस वाली जो चीज़ है ना, यानी कि ये क्या है, बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वाई का जो पॉजिटिव है वो ये वाला कर्व है जो कि हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मिल रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, सॉरी, ठीक है। और जो इसका नेगेटिव है, ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, वो बेसिकली इसका बॉटम वाला हिस्सा है, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ बॉटम कर्व। ओके, तो ये हमारे पास जो है ये इस इक्वेशन की इंटरप्रिटेशन हो गई कि प्लस माइनस क्यू है, क्योंकि ये जो लाइन आप देख रहे हैं, दिस लाइन इज बेसिकली y और पॉजिटिव y है ये, ठीक है, इसीलिए ये ऊपर है। और जो बॉटम वाला है वो नेगेटिव इक्वेशन है इसकी, यानी कि माइनस वाला जो पोर्शन है वो है। तो अब फर्ज कर लें अगर हम
इसका जो टॉप का जो पोर्शन है, ठीक है, यानी कि जो पॉजिटिव हाफ में है, अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें सिंपल इस एरिया को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमें इस पूरे एलिप्स का एरिया मिल जाएगा, क्योंकि आधा ऊपर है और आधा नीचे है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका पूरा एरिया मिल जाएगा। या फिर एक और तरीका क्या हो सकता है कि चूंकि इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे मौजूद है, इसीलिए अगर हम इसके एक क्वार्टर का एरिया निकाल लें, यानी कि अगर हम ये वाला एरिया फाइंड कर लें, तो इसको हमें मल्टीप्लाई बाय 4 करना होगा इस पूरे एलिप्स के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इसके जो चारों क्वाड्रेंट हैं वो बेसिकली इक्वल हैं। तो हम आसानी से जो है इसका एक क्वाड्रेंट मालूम कर लें, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसका एक क्वाड्रेंट का एरिया मालूम करते हैं या एक पूरे हाफ जो एलिप्स है उसका एरिया मालूम करते हैं और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि ऐड अप कर लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन किया हुआ है वो बेसिकली क्वाड्रेंट को इस्तेमाल किया हुआ है, यानी कि जो 1/4 पोर्शन है उसका एरिया मालूम किया है, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो जो एरिया होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, वो क्या होगा, ए इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ लिमिट्स ए और ज़ीरो, ठीक है, ए और ज़ीरो। और आगे हमारे पास जो पॉजिटिव वाला जो पोर्शन था, ठीक है, ये जो कर्व आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये y इज इक्वल टू क्या होगा, b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, ये भी यही है और ये भी यही है, मतलब इसी कर्व का पार्ट है ना ये, इसकी इक्वेशन तो सेम ही रहेगी। फ़र्क सिर्फ किस चीज़ पे पड़ेगा कि इस कर्व को आपने या इस फंक्शन को, यानी कि y इज इक्वल टू बी ओवर ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आपने इस्तेमाल कहाँ से कहाँ तक किया। तो ये ज़ीरो से स्टार्ट हुआ और ए पे एंड हो गया, यानी कि ए इसकी लिमिट हो गई फ्रॉम ज़ीरो टू ए। तो यही आप देख रहे हैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई की गई है ज़ीरो टू ए, बिकॉज वी आर फाइंडिंग हेयर द शेडेड रीजन एरिया। ओके, हमें ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। उसकी लिमिट क्या है, ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है और ए तक गया है, और जो फंक्शन है हमारे पास, ये फंक्शन बेसिकली y इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी कि पॉजिटिव पोर्शन है। ठीक है जी, और 4 से हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पूरे एलिप्स का एरिया मिल जाएगा, राइट। तो इसीलिए जो है यहाँ पर ये फार्मूला लिखा हुआ है एरिया का। अच्छा जी, अब चूंकि b अपॉन ए जो है ये कांस्टेंट है, इसीलिए हम इसको इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, 4b अपॉन ए, इंटीग्रल से बाहर आ गया। सही। अब इंटीग्रल साइन और फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर हमारे पास रेडिकल साइन आ रहा हो तो हम हमारी कोशिश क्या होती है कि हम इस रेडिकल साइन को ख़त्म करें बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो उसकी 3 फॉर्म्स हमने देखी थी। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्म। और उस फर्स्ट फॉर्म में हम क्या करते थे, हम एक्स को रिप्लेस करते थे बाय ए साइन थीटा। ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा से हम उसको रिप्लेस कर दिया करते थे। तो जाहिर सी बात है, जब हम एक्स को रिप्लेस करेंगे तो हमें डी एक्स को भी रिप्लेस करना होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, डी एक्स इज इक्वल्स टू डिफरेंशियल ऑफ ए साइन थीटा। तो वो क्या आ जाएगा, ए कांस्टेंट है पीछे आ जाएगा, तो डी साइन थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा। ठीक है जी, तो आप ये भी कह सकते हैं कि डी अपॉन डी थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी ओवर डी थीटा ऑफ ए साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू
ए और ये आगे कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे डी थीटा मौजूद होगा, तो जो डी एक्स होगा ये बराबर हो जाएगा ए कॉस थीटा, और डी थीटा वहाँ जा करके डी थीटा लग जाएगा, ठीक है। तो डी एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे डी एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा डी थीटा आ गया। ओके। अच्छा जी, तो हमने x को भी रिप्लेस कर दिया, हमने dx को भी रिप्लेस कर दिया, लेकिन अभी यहाँ जो लिमिट्स हैं, ठीक है, इसको भी हमें रिप्लेस करना होगा विथ थीटा, ठीक है जी। तो उसके लिए डेफिनेटली फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हमारी जो सपोजिशन थी x इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, हम इसी को यूज़ करेंगे। और वो कैसे करेंगे, हमारे पास लिमिट क्या थी, ज़ीरो और ए। जाहिर सी बात है ज़ीरो ए किसकी वैल्यूज़ हैं, ये x की वैल्यूज़ हैं, हम इसको x की जगह पे पुट करते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो x इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा था, इसमें हम पहले एक दफ़ा ज़ीरो पुट कर देंगे और थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, और सेकंड टाइम हम इसको ए पुट करेंगे और थीटा की वैल्यू मालूम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये किया हुआ है, x इज इक्वल्स टू ज़ीरो पहले पुट किया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ज़ीरो, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। आई डोंट थिंक सो कि मुझे करने की ज़रूरत है, बट फिर भी मैं कर देता हूँ कि यहाँ पे क्या था, x इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, एक दफ़ा दिखा देता हूँ बस करके। तो ये ज़ीरो हमने इसको पुट कर दिया x की वैल्यू, बिकॉज जो लोअर लिमिट थी वो ज़ीरो थी, ठीक है, तो हमने इसको ज़ीरो पुट कर दिया, ए साइन थीटा, ठीक है। तो ये a यहाँ पे आके ज़ीरो से मल्टी आई मीन ज़ीरो को डिवाइड करेगा, तो ये ज़ीरो इज इक्वल्स टू साइन थीटा हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ आने के बाद साइन इनवर्स ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और साइन इनवर्स ज़ीरो जो होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास 0 डिग्री हो गया। ओके। इसी तरह हमने सेकंड टाइम जो अपर लिमिट है ए, हम एक्स की जगह पर ए को पुट करेंगे, ठीक है। जब हम उसको ए को पुट करेंगे तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, और हमने इसको ए पुट किया, तो ए इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये वन इज इक्वल्स टू साइन थीटा आ गया, और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन आ गया, और ये बना लेता है आपका थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 रेडियन, ठीक है जी। तो पाई बाय टू मीन्स 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 जो होता है वो ज़ीरो होता है, या फिर साइन इनवर्स साइन 90 क्या कहते हैं, वन के बराबर होता है, सॉरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई बाय टू। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है, पाई बाय टू है। तो अब हमने लिमिट्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं हम, और वेरिएबल्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं, और डिफरेंशियल को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पास जो मेन इक्वेशन थी ये वाली, ठीक है, वो हमने इसी फॉर्म में लिखी, और इक्वल टू लगाने के बाद हमने क्या किया, फोर बी ए तो कांस्टेंट था, इसको रिप्लेस हम नहीं करेंगे। ओके, तो ये हमने वैसे ही लिखा, इंटीग्रल ज़ीरो की जगह पर ज़ीरो आ जाएगा, बिकॉज ये ज़ीरो हमने कैलकुलेट किया था, तो ये ज़ीरो की जगह पर ज़ीरो ही रहेगा, और जो ए था, ए की जगह पर पाई बाय टू आ जाएगा, ये हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कहते हैं, रिप्लेस करना है किसको, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को। तो अब ये मेरे ख्याल से करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये आपने पहले किया हुआ है कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है जी। तो ए बाहर आ जाएगा, और ये अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ए कॉस थीटा आ गया। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए कॉस थीटा लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय क्या चीज़, यहाँ पे डी एक्स था हमारे पास, ठीक है, ये डी एक्स मौजूद था, तो इस डी एक्स की जगह पर हमने क्या फाइंड किया था,
ए कॉस थीटा डी थीटा, तो हम यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ए कॉस थीटा डी थीटा लिख दिया। तो अब ए जो है वो कांस्टेंट है, तो एक ए से तो एक ए कैंसिल हो जाएगा और एक ए बाहर निकल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 4ab बन जाएगा। तो ये 4ab बन गया। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, कॉस और कॉस आपस में मल्टीप्लाई हो क्या बना लेंगे, कॉस स्क्वायर बना लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा और फिर डी थीटा आ गया। ठीक है जी। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा है, अब इसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसकी पावर जो है वो 2 है, तो या तो आप रिडक्शन फार्मूला इस्तेमाल करें या फिर डायरेक्टली आप क्या करो, इसका क्या कहते हैं जो आइडेंटिटी है वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, और किसके बराबर है, 1/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा के बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। तो इसके बाद तो खैर बस इसको इंटीग्रेट ही करना है सिर्फ। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से 4 कैंसिल, तो ये 2 आ जाएगा, तो देखें यहाँ पे 2a भी आ गया। ठीक। फिर हमने वो जब 1 को इंटीग्रेट किया तो हमारे पास थीटा आ गया, बिकॉज यहाँ पे अब हमारे पास जो वेरिएबल है वो कौन सा है, वो थीटा की फॉर्म में है, तो इसीलिए यहाँ पे थीटा लिखा है आपको आपने। देन ये cos 2 थीटा है। ठीक है, cos 2 थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, आगे 2 डी थीटा चाहिए। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम 2 से इसको डिवाइड भी कर देंगे, तो इसीलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 2 से डिवाइड करके लिखा हुआ है, और आगे जो है इंटीग्रल ऑफ cos 2 थीटा लिखा हुआ है sin 2 थीटा, और फिर ये हमने लिमिट्स अप्लाई कर दी हैं। ठीक है, सिंपल। अच्छा जी, तो लिमिट्स हमने लगा दी, अब इसको हम जब अप्लाई करेंगे तो पहले हम अपर लिमिट लग पुट करेंगे थीटा की जगह पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई/2 आ जाएगा। फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे यानी कि ज़ीरो दोनों जगह पर, तो ये ज़ीरो आ जाएगा, तो हमारा जवाब क्या आ गया, पाई ab आ गया। ठीक है, दिस इज़ आवर आंसर। यहाँ पे हमें दोबारा इसकी फॉर्म में कुछ पुट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पुट कब करते हैं, जब यहाँ पे थीटा आ रहा होता, तो थीटा तो है ही नहीं, तो इसीलिए कोई इशू नहीं है। तो दिस इज़ आवर आंसर। ओके, ऑलराइट। अब हम देखते हैं डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, देखें डबल इंटीग्रेशन से मुराद क्या है कि हमें एक इंटीग्रेशन को हमें दो दफ़ा इंटीग्रेट करना होगा, यानी कि एक एक्सप्रेशन होगी उसे हमें 2 टाइम्स इंटीग्रेट करना होगा, तो वो डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो आम तौर पे ऐसा कब हम करते हैं, जब हमारे पास जो एक्सप्रेशन हो उसमें दो वेरिएबल्स आ रहे हों, एक्स और वाई, या फिर एक्स और जी, या फिर वाई और जी। ठीक है, तो जब दो वेरिएबल्स आ रहे होंगे किसी भी फंक्शन में, तो फिर उन्हें हम अगर इंटीग्रेट करना है तो फिर हम उसको आमतौर पे दो दफ़ा इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप दोनों तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में, यहाँ ऑल्दो के सिर्फ एक एक दफ़ा इंटीग्रेट करके दिखाया हुआ है, लेकिन इसके आगे जो है हम इसको फिर 2 टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे। तो देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फंक्शन है, ठीक है, वो क्या है, एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये जो एक्स वाई स्क्वायर है इसको हम ऐसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, यानी कि ऐसा फंक्शन है जिसमें एक्स भी है और वाई भी शामिल है। ठीक है, और ये आम तौर पे z के बराबर होता है, यानी कि z इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर, यानी कि एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू z होता है। ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, यानी कि z जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे भी और y पे भी डिपेंड कर रहा है। सो हियर वी हैव टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड बोथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर x एंड y। ठीक है, और जो z है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंड किस पे कर रहा है, ये x और y पे डिपेंड कर रहा है। ओके, खैर एनीवेज, तो हमें इंटीग्रेट करना है एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स, बिकॉज यहाँ पे डी एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमें इसको विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे हम वाई को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, यानी कि इसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, बिकॉज हियर वी आर कंसंट्रेटिंग टू इंटीग्रेट द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ओनली। ओके, तो इस केस में फिर क्या होगा, ये वाई स्क्वायर जो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अंदर क्या रह जाएगा, एक्स डी एक्स रह जाएगा। तो इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे वाई स्क्वायर जो है वो बाहर आ गया है, फिर इंटीग्रल एक्स डी एक्स हमने
अंदर रखा है, तो हमें x को इंटीग्रेट करना है। तो आपको पता है जब हम x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, और फिर ये इसकी जो लिमिट थी, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 1, वो हम लिख देते हैं। फिर हमने क्या करना है, हमने फिर लिमिट इसमें अप्लाई करना है। ओके, I don't know why it has become so sensitive today, the screen. अच्छा जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आ, हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो हम एक्स की जगह पर पहले 1 पुट करेंगे, ठीक है, यानी कि ये बन जाएगा वाई स्क्वायर ओवर 2 माइनस, और फिर हम एक्स की जगह पर 0 पुट करेंगे, वाई स्क्वायर इंटू 0 ओवर 2, यहाँ पे हमने 1 पुट किया था, ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, राइट। जवाब क्या आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है वो क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन 2 हमारा आंसर है। नेक्स्ट में हमने इसी फंक्शन को यानी कि एक्स वाई स्क्वायर को हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ऐसे केस में फिर क्या होगा, अब जो x वेरिएबल है इट विल बिहेव लाइक अ कांस्टेंट, ठीक है, इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, तो इसको हम बाहर ला सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने x को बाहर निकाल लिया इंटीग्रल साइन से। ओके, और अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये वाई स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करेंगे हम तो क्या मिलेगा, हमें वाई क्यूब अपॉन 3 मिल जाएगा। जैसे हमने पहले लिमिट अप्लाई करी थी वैसे यहाँ पर भी कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम लिमिट पुट कर देंगे 1 और फिर 0, तो हमें जवाब में क्या मिल जाएगा, x अपॉन 3 जवाब मिल जाएगा। ओके, अच्छा जी, तो ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल था, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर दो इंटीग्रल एक साथ अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन दो इंटीग्रल कभी भी एक साथ अप्लाई डायरेक्टली नहीं होते, हम उनको बारी बारी अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि कोई फंक्शन होगा जिसमें एक्स भी वेरिएबल होगा और वाई भी वेरिएबल होगा, और चूंकि ये दोनों से इंटीग्रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, दोनों क्या कहते हैं वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट होगा, इसीलिए आगे आप देख रहे हैं डी एक्स और डी वाई लिखा हुआ है। लेकिन चूंकि यहाँ पर dx पहले लिखा हुआ है, इसीलिए ये फर्स्ट टाइम जो होगा वो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट होगा, ठीक है जी। इसको हम इस तरह से ब्रैकेट में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है वो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट होगा और हम इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे x की जगह पर। दिस इज सिमिलर केस जस्ट लाइक हियर वी हैड डन, ठीक है। ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई था, इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट किया था और लिमिट्स अप्लाई करती थी, ठीक है। जब हम ये करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें वाई स्क्वायर एक्स मिला था पहले, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने पहले इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर जो भी जवाब आया वो वाई की फॉर्म में आएगा, ठीक है, वो इन द फॉर्म ऑफ वाई आएगा। फिर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर लेंगे। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, पहले ब्रैकेट लगा के दिखाया हुआ है आपको कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जब ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे तो हमें यहाँ पे फंक्शन y की फॉर्म में सिर्फ मिलेगा, ठीक है। और फिर इसको हम dy के तौर पे, dy के आई मीन y के रिस्पेक्ट से इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो पहले यहाँ पर क्या कहते हैं, x को सॉल्व किया, फिर आपने y के रिस्पेक्ट से सॉल्व किया, लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है कि आप पहले y के रिस्पेक्ट से सॉल्व कर लें, फिर जो जवाब आए वो इन द फॉर्म ऑफ x आएगा, फिर आप इसको x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर लोगे। ओके, सो बोथ आर पॉसिबिलिटीज। चलें अब हम दो एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें हम डबल इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। तो जो पहली एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 2 का पार्ट ए, उसमें हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन बेसिकली फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है। दिस इज 40 माइनस 2xy, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई, ठीक है। और यहाँ पर आप डिफरेंशियल देख रहे हैं डी वाई और डी एक्स, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब हम कम्बिनेशन बनाएंगे तो पहले ये विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट होगा, फिर जो जवाब आएगा वो फिर विद रिस्पेक्ट टू
एक्स इंटीग्रेट होगा। तो यहाँ देखें इसका सॉल्यूशन किया हुआ है, ठीक है, दिस इज़ द सॉल्यूशन। तो पहले विद रिस्पेक्ट टू ये वाई इंटीग्रेट हुआ है, ठीक है। जब इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, चलिए मैं यहाँ साइड पे कर देता हूँ सिर्फ अलग से इसको, ऑल्दो कि ये हुआ है, लेकिन खैर ये 40 माइनस 2xy dy है, ठीक है। मैं लिमिट्स अप्लाई नहीं कर रहा, लिमिट्स तो खैर आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, इंटीग्रल 40 dy माइनस इंटीग्रल 2xy dy। तो 40 कांस्टेंट है, ठीक है, इंटीग्रल dy माइनस 2 कांस्टेंट है, ठीक है। अभी चूंकि विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर x भी एज अ कांस्टेंट रेट होगा, तो x को भी बाहर निकाल लेंगे आप, अंदर क्या बचेगा, y dy, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40, और आगे चूंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं अब हम, तो यहाँ पे y आ जाएगा, क्योंकि y की पावर 0 थी इधर, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस 2x वाई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और ये सॉरी विज इक्वल्स टू 40y, और फिर 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, इसको इंटीग्रेट करके बाकी लिमिट आप अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ देखें, यहाँ वही किया हुआ है 40y माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और फिर ये लिमिट अप्लाई कर दी है 4 और 2 इधर, ठीक है जी। जब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे तो पहले 4 पुट करेंगे, तो यहाँ पे जब 4 पुट करेंगे तो 4 4 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 160, ठीक है। और फिर जब यहाँ अप्लाई करेंगे हम, तो ये वाई स्क्वायर, तो क्या कहते हैं, 4 4 ज़ार 16, और फिर ये x आ जाएगा 16x, राइट। फिर माइनस छोटी लिमिट अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट 2, तो ये 42 ज़ार क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और फिर 2 2 ज़ार 4, तो ये 4x हो जाएगा, ठीक है जी। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा, दोनों ब्रैकेट्स को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल गया, 80 माइनस 12x dx मिल गया। तो अब देखें यहाँ पर जो हमारे पास अब वेरिएबल है वो कौन सा है, सिर्फ x है। सो नाउ वी कैन इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x वेरी इजीली, जैसे हमने पहले किया था वैसे यहाँ पे भी कर लेंगे। तो अब ये आई थिंक ज़रूरत नहीं है, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे जब आपको आता होगा, आसान से है ये, तो हमें जवाब क्या मिल जाएगा, 112 मिल जाएगा। अब आ जाएं इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट में पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट किया हुआ है, अब उसके बाद फिर जो जवाब आएगा उसको फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है जी। तो इस केस में हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है, तो क्या होगा, चलिए मैं यहाँ पे दोबारा आपके रिवीजन के लिए कर देता हूँ सिर्फ, ये 40 डी एक्स माइनस इंटीग्रल 2xy dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 इंटीग्रल डी एक्स माइनस 2, चूंकि अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं इसीलिए अब यहाँ पे y कांस्टेंट है, और अंदर क्या आ जाएगा, x dx आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40x माइनस 2y एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 40x माइनस वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। तो आप यहाँ देख रहे हैं 40x माइनस एक्स वाई स्क्वायर, बात एक ही है। आप लिमिट खुद अप्लाई कर लीजिए, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, और उसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो हमें 80 माइनस 8y dy मिल जाएगा। फिर आपने क्या किया, फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर दिया। जब y इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 112 मिल जाएगा। तो अब आप गौर करें, हमने लास्ट टाइम जब इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया था, ठीक है, और फिर हमने विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया, जवाब क्यों मिला, 112, ठीक है। अब इस सीक्वेंस को अगर हम चेंज कर देंगे, यानी कि पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स इंटीग्रेट किया, और फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट किया, अब भी जवाब क्या मिला, 112 ही मिला। इसका मतलब सीक्वेंस चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लें या वाई कर लें, आपकी मर्ज़ी है, जवाब हमेशा सेम मिलेगा, बस करना जो है आपने वो ठीक तरीके से करना है, ठीक है। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही, मैं इसको एंड करता हूँ। फिर अब नेक्स्ट सेशन में जो है हम
आगे एरिया बिटवीन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल्स टू जी एक्स हम स्टडी करेंगे, और फिर फर्दर और भी टॉपिक्स हम देखेंगे आगे। ओके।